गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा अग्रवाल महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनांदगांव में प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। हमने पहले देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस रूप में हम भोजन ग्रहण करते हैं उस रूप में वो हमारे शरीर में उपयोग नहीं होता, उसका पहले पाचन, अवशोषण और चयापचय होना आवश्यक होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर हम भोजन में क्या लेते हैं और उसका पाचन कैसे होता है। तो हमारे भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व और विटामिन एवं जल लेते हैं। इनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का मुख्य रूप से पाचन इस पाचन तंत्र के द्वारा होना होता है। हमारा भोजन का करीब 60 to 70% हिस्सा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। हम भोजन में पॉलीसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, डायसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं। जैसे पॉलीसेकेराइड जैसे डेक्स्ट्रिन, स्टार्च, सेलुलोज, डायसेकेराइड्स जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, मोनोसेकेराइड्स जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इत्यादि के रूप में हम भोजन के रूप में ये चीज़ें ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो डायसेकेराइड्स और डायसेकेराइड्स से फिर ये मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोनोसेकेराइड्स को डाइजेस्ट होने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि मोनोसेकेराइड के रूप में ही कार्बोहाइड्रेट रक्त में अवशोषित होता है। हमारे शरीर में सेलुलोज जो एक हम भोजन के माध्यम से पॉलीसेकेराइड लेते हैं, ये सेलुलोज का पाचन हमारे आंतों में नहीं होता है क्योंकि इसको पचाने वाला एंजाइम मनुष्य के आंत में उपस्थित नहीं होता है। इसके अलावा हम प्रोटीन लेते हैं जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबिनिन, कैसिनोजिन, न्यूट्रोप्रोटीन्स, इलास्टिन, जिलेटिन इत्यादि प्रोटीन हम लेते हैं। इन प्रोटीन को भी पाचन किया जाता है और इसको अंत में अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस रूप में ये रक्त में अवशोषित हो जाता है। इसके बाद हम जो वसा लेते हैं, वसा भी हम न्यूट्रल फैट है, वसीय अम्ल है, ग्लिसरॉल है और कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोस्टेरॉल्स हैं। इस तरह कई रूपों में हम वसा ग्रहण करते हैं और इनमें से जो वसीय अम्ल है और ग्लिसरॉल है इसको पाचन की आवश्यकता नहीं होती और बाकी जो वसा है वो एंजाइम्स के द्वारा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर दिए जाते हैं और ये आंतों में उपस्थित, छोटी आंत में उपस्थित रसवाहिनियों के माध्यम से अवशोषित कर लिए जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उन भोज्य तत्वों का इस पाचन तंत्र में कहाँ पर किस प्रकार से पाचन होता है। सबसे पहले हमने जो भोजन लिया वो हमारे मुख गुहा से मुख में प्रवेश करता है और भोजन जैसे ही मुख में रखा जाता है ये जो लाल ग्रंथियां हैं, लाल ग्रंथियों से लाल स्रवित होना चालू हो जाती है और मुख में आने लगती है। ये जो लाल होती है ये क्षारीय प्रकृति की होती है और इसमें दो एंजाइम्स होते हैं, एक तो टायलिन होता है और एक होता है माल्टेज। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट पर इस एंजाइम की क्या क्रिया होती है। तो जो लाल में उपस्थित टायलिन एंजाइम होता है ये पके हुए स्टार्च पर क्रिया करता है और जब यदि उसे पर्याप्त समय मिलता है तो वो इस कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। और यहीं पर हमने देखा कि माल्टेज एंजाइम भी है, तो ये माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज को ग्लूकोज के अणुओं में परिवर्तित कर देता है। अब हम देखते हैं वसा और प्रोटीन का पाचन। परंतु वसा और प्रोटीन का पाचन यहाँ नहीं होता है क्योंकि वसा और प्रोटीन के पाचन के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का एंजाइम स्रवित नहीं होता है। भोजन मुख गुहा से अब आगे की ओर ये ग्रसनी के माध्यम से ग्रास नलिका में जाता है, परंतु यहाँ पर भी भोजन को पचाने के लिए किसी भी प्रकार का एंजाइम स्रवित नहीं होता है। इसी भोजन का पाचन ग्रास नलिका में भी नहीं होता है और ग्रास नलिका से होते हुए ये आमाशय में पहुँचता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है और ये ग्रास नली से आमाशय में आने के बाद उस पर 20 से 25 मिनट तक टायलिन की क्रिया यहाँ पर होती रहती है।
आमाशय के आकुंचन व प्रसरण की क्रिया से जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, तब टाइलिन की क्रिया यहाँ पर बंद हो जाती है और गैस्ट्रिक जूस की या आमाशयी रस की क्रिया उसमें चालू हो जाती है। जो आमाशयिक रस जो होता है वो आम्लीय प्रकृति का होता है और इसमें कई पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, जैसे है रेनिन है, पेप्सिन है, लाइपेज है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एंजाइम यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है। तो आमाशय में कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला कोई एंजाइम नहीं रहता। यहाँ कार्बोहाइड्रेट तभी तक पचता है जब तक कि भोजन में टाइलिन का क्रिया चलती रहती है और वो माल्टेज एंजाइम क्रियाशील उसमें रहता है, तभी तक उसका पाचन होता रहता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ मात्रा में सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करता है। इसमें हम मेन रूप से जो होता है वो होता है प्रोटीन का पाचन। इसमें एक जो रेनिन एंजाइम होता है, अभी मैंने बताया, यह एंजाइम दूध के केसीन को जमा देता है जिस पर पेप्सिन की क्रिया होती है और जो पेप्सिन एंजाइम है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से प्रोटीन का पाचन पेप्टोन तक कर देता है। वसा का पाचन यहाँ पर अभी हम देखते हैं तो आमाशयिक रस में अभी हमने बताया कि लाइपेज एंजाइम होता है और ये जो लाइपेज एंजाइम है इमल्सिफाइड वसा के ऊपर क्रिया करके उसे ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल में परिवर्तित कर देता है, परंतु ये बहुत कम मात्रा में हो पाता है क्योंकि यहाँ यह एंजाइम कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इसके पश्चात भोजन आमाशय से छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में हमने बताया था कि यहाँ पर पाचन और अवशोषण दोनों ही क्रिया बहुत अच्छी और ज़्यादा मात्रा में होती है। छोटी आंत का जो शुरू का हिस्सा होता है जिसे हम पक्वाशय कहते हैं, यहाँ पर पाचन मुख्य रूप से होता है। यहाँ पर जो पैंक्रियाज है यहाँ से उत्पन्न किया हुआ पाचक रस नलिकाओं के माध्यम से आता है, साथ ही गॉल ब्लैडर से पित्त रस जो है या बाइल जो है नलिकाओं के माध्यम से इस छोटी आंत के पक्वाशय वाले भाग में आता है और इस प्रकार यहाँ पर स्वयं भी यहाँ पर पाचक ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं जिनमें से रस स्रवित होता है। तो यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से पाचक रस उत्पन्न होते हैं, तो पैंक्रियाज में हम देखते हैं, पैंक्रियाज में जो पाचक रस उत्पन्न होते हैं वे एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजिन, लाइपेज, ये तीनों एंजाइम्स जो है वो पैंक्रियाज से नलिका के द्वारा पक्वाशय में या ड्यूडेनम में छोड़े जाते हैं। इसी प्रकार इस ड्यूडेनम में जो एंजाइम उपस्थित होते हैं उनके नाम है एंट्रोकाइनेज, पेप्टाइडेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज और इरेप्सिन। यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है। तो जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है, ये पैंक्रियाज से जो अमाइलेज आता है, एंजाइम आता है, वो और इंटेस्टाइनल एमाइलेज यानी कि ये इंटेस्टाइन में जो एमाइलेज एंजाइम उत्पन्न होता है, इस प्रकार से ये दोनों जो एमाइलेज एंजाइम है ये कच्ची एवं पक्की स्टार्च पर क्रिया करके उन्हें माल्टेज में परिवर्तित कर देते हैं। और पैंक्रियाटिक माल्टेज एंजाइम भी आता है। ये माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज पर क्रिया करता है और उनको 2 अणु ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसी प्रकार से सुक्रेज एंजाइम जो कि इस ड्यूडेनम से स्रवित होता है, ये सुक्रेज एंजाइम भी सुक्रोज पर क्रिया करता है और एक अणु फ्रुक्टोज और एक अणु ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लैक्टेज एंजाइम जो कि इसी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से उत्पन्न हो रहा है, ये भी लैक्टोज के ऊपर क्रिया करता है और एक अणु ग्लूकोज और एक अणु ग्लूकोज गैलेक्टोज में उसको परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यहाँ पर सभी कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन मोनोसेक्राइड्स में हो जाता है जो कि अवशोषित हो जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन भी पूरा हो जाता है और इसमें जो ट्रिप्सिनोजिन हमने देखा था एंजाइम होता है, ये ट्रिप्सिनोजिन एंजाइम अक्रियाशील स्थिति में होता है जिसे कि एंट्रोकाइनेज एंजाइम जो होता है क्रियाशील करता है। ये जो ट्रिप्सिनोजिन फिर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है और यह एंजाइम प्रोटीन के साथ साथ प्रोटीन पाचन के मध्यस्थ उत्पादों पर भी क्रिया करता है, जैसे प्रोटियोज, पेप्टोन इत्यादि पर।
तथा इनका परिवर्तन डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में कर देता है। इरेप्सिन एंजाइम है, यह एंजाइम लोअर पेप्टाइड्स पर क्रिया करता है तथा उनका परिवर्तन भी अमीनो अम्ल में होता है। इस प्रकार प्रोटीन का परिवर्तन अमीनो अम्ल में होकर के वे अवशोषण योग्य हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर छोटी आंत में वसा का पाचन कैसे होता है। यहाँ पर हमने बताया था कि पित्त रस आता है। ये पित्त रस का कार्य होता है कि ये वसा का पारसीकरण या इमल्सिफिकेशन कर देता है, जिसके कारण लाइपेज एंजाइम की क्रिया के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है और वसा अम्लों के साथ बाइल सॉल्ट मिलकर के वसा अम्लों के लवण का निर्माण भी ये करता है, जिससे आघुलनशील वसा अम्ल घुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर जो बची हुई और वसा बची हुई होती है उसमें ये जो पैनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम होता है उस पर क्रिया करता है और उनको वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद भी यदि बिना पचा हुआ वसा यहाँ पर बचा होता है तो उस पर ये जो इंटेस्टिनल लाइपेज एंजाइम होता है वो क्रिया करके उनको उनके सूक्ष्मतम रूप वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि अवशोषण। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो मुख से ग्रहण किया जाता है और मुख से उसका पाचन भी चालू हो जाता है और पाचन होते हुए ये अमाशय में पाचन होता है और वहाँ से फिर ये छोटी आंत में पाचन होता है। छोटी आंत में आकर के इसका पाचन पूर्ण हो जाता है और वो अवशोषण योग्य बन जाता है और जो बचा हुआ शेष भोजन का अंश होता है वो बड़ी आंतों के माध्यम से होते हुए रेक्टम में आकर के एनस पॉइंट से शरीर के बाहर विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे पाचन तंत्र में भोज्य पदार्थों का पाचन पूर्ण होता है। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से इस पाचन तंत्र के द्वारा विभिन्न भोज्य पदार्थों का किस जगह पर किस अंग में किस एंजाइम के माध्यम से पाचन होता है और वो अवशोषण योग्य रूप में परिवर्तित होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनका अवशोषण कहाँ होता है। क्यों? क्योंकि इनका अवशोषण होना भी शरीर के लिए आवश्यक है। तो भोज्य तत्वों का, पोषक तत्वों का जो कि ये सरलतम रूप में पाचन के पश्चात बने हुए हैं, इनको जो अवशोषण है वो इस पूरे पाचन तंत्र में छोटी आंत का जो जेजुनम वाला पार्ट होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ की जो छोटी आंत की अंदरूनी सतह होती है वो अंकुर के समान उठी हुई रहती है, काफ़ी झुर्रीदार होती है, जिसके कारण वहाँ पर अवशोषण के लिए कम जगह पर भी अधिक क्षेत्र प्राप्त होता है। ये जो अंकुर जैसे जिसको हम विलाई कहते हैं, इन विलाई के चारों तरफ केशवाहिनियों का जाल सा बिछा होता है जिसमें रक्त रहता है। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वे मोनोसैकेराइड्स के रूप में वहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये वहाँ की केशवाहिनियों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसी प्रकार प्रोटीन का जो सरलतम रूप पेप्टाइड और अमीनो अम्ल होता है वो भी इन्हीं केशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर ये केशवाहिनियां मिलकर के एक बड़ी नलिका बनाती हैं और यकृत की नलिका के साथ मिलकर के ये यकृत में ये रक्त पहुंचता है और वहां से फिर शरीर के अन्य भागों में भी सर्कुलेट होता है और पोषक तत्व पहुंचते हैं। इसी प्रकार से वसा का अवशोषण ग्लिसरॉल और वसी अम्ल के रूप में होता है और ये जो ग्लिसरॉल और वसी अम्ल है ये केशिकाओं में अवशोषित नहीं होता बल्कि विलाई में उपस्थित रसवाहिनियां होती हैं उनमें ये अवशोषित होता है। इसी कारण उन रसवाहिनियों का रंग भी सफेद दिखता है और इसी कारण उसे दुग्ध वाहिनियां भी कहते हैं। फिर ये रसवाहिनियां मिलकर के बड़ी रसवाहिनी बनाती हैं और ये रसवाहिनियां मिलकर के थोरेसिक डक्ट बनाती हैं और ये थोरेसिक डक्ट जाकर के गर्दन के पास शिरा में मिल जाती है और इस प्रकार से ये रक्त प्रवाह में वसा भी मिल जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की सरलतम रूप या अवशोषण योग्य जो तत्व होते हैं ये रक्त में और रसवाहिनियों में अवशोषित होकर के पुनः रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं और संपूर्ण शरीर में पहुंचकर वहां पर चयापचय की क्रिया संपन्न कराकर शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। आशा है आपको आज का ये लेसन समझ में आ गया होगा।